हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों आज हम फिर से एक बार आपकी सेवा में हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक यानी केमिस्ट्री क्लास 10th की ये जो क्लासेस है, इस क्लास में आज हम चौथे लेसन पे पढ़ने वाले हैं और चौथे लेसन में है कार्बन और उसके यौगिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने यानी रासायनिक समीकरण और उसकी अभिक्रिया, अम्ल, क्षार और लवण और धातु, अधातु और उपधातु को हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है और आज हम फिर से एक बार आपकी सेवा में हाजिर हैं कार्बन और उसके यौगिक को लेकर के। तो आज की जो क्लासेस होंगी, यह क्लासेस यानी चौथा जो लेसन है कार्बन और उसके यौगिक पे आधारित है। तो आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक यानी आज हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कार्बन से बनने वाले क्या क्या यौगिक है उसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम अपनी क्लास को शुरू करें, क्या आप एग्री हैं? तो आज हम शुरू करेंगे कार्बन के बारे में। सबसे पहले जो हमारा लेसन है वह लेसन है कार्बन। कार्बन यानी एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं कार्बन, और इस कार्बन से ही बना है उसकी यौगिक, यानी कार्बन से जो यौगिक का निर्माण हुआ है उस यौगिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि आज की जो क्लासेस होंगी वह किस पे आधारित होगी? तो शुरू करते हैं कार्बन। यानी अगर हम आवर्त सारणी में बात करें कि आवर्त सारणी में कार्बन का क्या स्थान है, तो बोलिएगा कि सर कार्बन का जो स्थान है वह 6 नंबर पे है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 12 होता है। यानी कार्बन का यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वह 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। अगर हम बात करें कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो आप बोलिएगा कि सर कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह 6 है और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा कि सर प्रोटॉन की जो संख्या है वह भी 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो वह भी कितना है, 6 है। ठीक है, तो यानी कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और प्रोटॉन की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? यानी आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन और उसकी यौगिक। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 6 होता है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह होता है 12। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह होती है 6, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वह भी होती है 6 और कार्बन के पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो भी होता है 6। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वह 6 6 6 होती है। ठीक है, क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? तो आप इस लेसन को देख रहे होंगे, तो अब थोड़ा सा हम ये जान लें कि हम लोगों ने पहला जो लेसन पढ़ा वह था रासायनिक समीकरण और उसकी अभिक्रिया। तो रासायनिक समीकरण और उसकी अभिक्रिया जो है वह कौन से रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो अभिक्रिया वह समीकरण लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। दूसरा में अगर हम बात करें तो अम्ल है, क्षार है, वह लवण है। ठीक है, तीसरा जो लेसन है वह था धातु, अधातु और उपधातु, उपधातु। और चौथा जो हमारा लेसन है, चौथा लेसन जो है वह लेसन क्या है, तो आप बोलिए सर चौथा जो लेसन है वह लेसन तो यही है ना, कार्बन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बन व उसके यौगिक, उसके यौगिक। ओके, बोलिएगा यस सर। ओके, देखें अब यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लेसन है ना, यह जो लेसन है इसको बोलते हैं भौतिक रसायन, यानी इसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री।
लेकिन ये जो चौथा जो लेसन है ना, यह जो लेसन है, यह लेसन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो क्लासेस होगा ना, वह क्लासेस भौतिक रसायन से संबंधित नहीं है, वह जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जब पांचवा लेसन जब आएगा ना, तो उस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी उस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके मेरे दोस्त, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसकी यौगिक। तो ये है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? तो हमने जाना कि कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होगा वह 6 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा, प्रोटॉन की संख्या 6 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वह क्या होगा? 6। थोड़ा सा और हम बात करेंगे, ये सब समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें और थोड़ा सा कार्बन के बारे में और जाने कि आखिर हमें कार्बन के बारे में क्यों पढ़ना है। एक शब्द है कार्बन, और ये कार्बन हमें क्यों पढ़ना है? इस लेसन में कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसी पे। तो कार्बन का सबसे अधिक अध्ययन इसलिए किया जाता है कि हमारे पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी और पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक अगर कोई तत्व है तो वह तत्व है कार्बन। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? और कार्बन के अलावा एक और भी तत्व है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। और इसके अलावा एक और तत्व है, उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन। यानी अगर हम बात करें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तत्व जो है हमारे पृथ्वी पे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसलिए हम बात करेंगे कि कार्बन का आखिर अप्रूप क्या होते हैं, कार्बन से कैसे यौगिक का निर्माण होता है। इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि कार्बन आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कार्बन हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो कार्बन के बारे में हम थोड़ी सी जिक्र किए पीछे बैक स्लाइड हमने बात किया था, यानी यहाँ पे कार्बन के बारे में। तो हम और थोड़ा सा जाने, जब हम आए हम देखें कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक कार्बन की मात्रा है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसलिए यहाँ पे हमें CHO यानी कार्बन के बारे में बहुत ही ज्यादातर पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? अब अगर हम बात करें कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, क्योंकि अब न है कार्बन और वह उसके यौगिक, कार्बन व उसके यौगिक। फिर से देखिए यहाँ पे लेसन का नाम जो है कार्बन व उसके यौगिक, ठीक है। अब यहाँ पे तो कार्बन हम लोग थोड़ी सी बातों को समझे कि आखिर कार्बन होते क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर इसके यौगिक क्या है। यौगिक, तो यौगिक को, यानी अगर हम बात करें यौगिक, तो यौगिक को हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। और जो कंपाउंड बनता है वह किससे बनता है? तो वह एलिमेंट से बनता है। किससे बनेगा? तो एलिमेंट से बनेगा। क्या आप समझ रहे हैं ना? तो अब जो तत्व से मिला कंपाउंड, जैसे अगर हम बोले कि देखिए ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अगर हम यौगिक का निर्माण करें तो हम कहें H2O। तो यहाँ पे देखिए ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण किया कि नहीं? तो हमारे पास दो तत्व हैं और इन दो तत्वों से एक यौगिक का निर्माण हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि अगर अगर हमारे पास कार्बन है, अगर उससे कोई यौगिक बनता है तो हम उसे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। यानी कार्बन और उससे जो पदार्थ जिस तत्व से मिल करके उस यौगिक का अगर निर्माण करता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए ना? कार्बनिक यौगिक। ओके, ठीक है। तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, मूव करते हैं अगले स्लाइड पे और हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक पे। तो यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, यानी निश्चित अनुपात में अगर मिलाए गए तो उसे हम बोलते हैं यौगिक। क्या बोलेंगे? यौगिक। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे ध्यान दे थोड़ी सी
कि यौगिक जैसे, अब यहां से अगर हम बोले कि अगर हम यहां पे देखें, अगर हम लिख दिए HCl एक तत्व, फिर लिखे CO2, फिर हम लिखे H2SO4, ठीक है, हम लिखे CaCl2, ठीक है, हम लिखे H2HNO3, अगर हम यहाँ पे HNO3 लिखें तो आप बताएंगे कि इसमें कौन सा कार्बनिक यौगिक है, इसमें कौन सा कार्बनिक यौगिक है। आप कहिएगा कि सर इसमें जितने भी तत्व हैं इसमें एक ही ऐसा यौगिक है जिसमें हमें कार्बन दिखाई दे रहा है ना। कैसे, देखिए, अगर बोले कि सर यहाँ पे तो C है, C तो है ना यहाँ पे, अगर आपको लगे कि यहाँ पे C है तो ये C क्या है, यहाँ पे देखिए C है, यहाँ पे देखिए C है, यहाँ पे देखिए C है, डबल C है। तो अगर हम कहें कि हमें यौगिक बताना है, यौगिक कैसा यौगिक, तो आप बोलिएगा कि सर कार्बनिक यौगिक बताइए, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, यानी कार्बनिक यौगिक की हम बात करने वाले हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना, यानी वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें नहीं दिख रहा है तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब यहाँ पे ना 1 2 3, यानी अगर हम बोले तो यहाँ पे तो कार्बन दिख रहा है, लेकिन आप क्या कहिएगा कि यह कार्बनिक यौगिक है, तो आप बोलेगा नहीं सर इसमें तो C तो दिख रहा है लेकिन ये L से जुड़ा है, ये इसलिए कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, इसलिए इसमें भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे तो कार्बन दिख रहा है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए CO2 जो है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन है लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इसलिए इसके पास कार्बनिक यौगिक इसको हम बोल सकते हैं। अब और थोड़ी सी बातें करते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या हो सकते हैं। तो अगर हम बोले CH4 C2H6, ठीक है, C3H8 C4, यानी अगर हम बोले C4H10 C6H12O6, तो ये देखिए ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जब अब हम देख अच्छा यौगिक की बात करेंगे, तो अगर हम बोले कि बताइए इसमें कार्बनिक यौगिक कौन है, तो बोलिएगा सर इसमें कार्बनिक यौगिक है, ये भी 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 कार्बनिक यौगिक है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक आखिर होता क्या है। तो इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, क्या आप इस बात को पूरी तरह से सहमत हैं कि इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है। इस लेसन में जो चल रहा है तो कार्बन व उसके यौगिक, यानी कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन इट्स कंपाउंड। तो कार्बन है यहाँ पे और उससे बनने वाले उसके यौगिक। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर हम बोलें कि यहाँ पे कार्बन से बनने वाले ये जो यौगिक जो दिख रहे हैं इसी को तो हम कार्बनिक यौगिक बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक ये CO2 हमें दिख रहा है, बाकी सब में कार्बन नहीं है, बाकी सब में कार्बन नहीं है, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझ लें कि कार्बनिक यौगिक होता क्या है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं। तो कार्बनिक यौगिक आखिर होता क्या है, इस बात को आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो अगले स्लाइड में की तरफ बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि कार्बन के बारे में। हम लोगों ने देखा कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बन की वैलेंसी, ठीक है। अगर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, तो अगर हम कार्बन लें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। द्वितीय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
तो यहाँ पे ध्यान दें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसे यानी हम 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में भर दिए तो बच गया कितना इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे भरेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 6। यानी अगर हम बोले कि अगर प्रथम कक्ष ये कक्ष है, ठीक है, तो इसमें इस कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो अब इसको हमें भरना है, तो हम क्या किए कि प्रथम कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए तो बच गया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या किए कि 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो यहाँ पे देखे 4 और 2 कितना हुआ, 6। तो यही तो है 6 इलेक्ट्रॉन। यही 6 इलेक्ट्रॉन को हमने 4 और 2 में हमने क्या किए, भर दिए। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना कि कार्बन के पास वैलेंसी कितना है, तो 4 है। अब यह अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन के पास क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, यानी ग्रहण करे या त्याग करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दे कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसी और को दे दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले। इस तरह से अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इसको क्या करें, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, डिलीट नहीं करें, ठीक है, अच्छा से कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई होगा नहीं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की जो वैलेंसी हुई तो यह हुआ इसके पास 1 2 3 और 1 4। इस तरह से कार्बन क्या हुआ, उसके पास 4 बॉन्ड बन गया। कितने बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड बने। तो हमने 2-3 चीजें जानने की कोशिश किया कि प्रथम कक्ष में यानी कार्बन जो होता है, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6 होता है, और कार्बन जो होता है वह उसका जो वैलेंसी होता है अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कार्बन क्या करेगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा और ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने साझेदारी करेगा, ठीक है दोस्तों। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कार्बन के ही बारे में, ठीक है। यानी अगर हम बोले कि कार्बन जो होता है, कि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, तो इसमें हम कुछ बातें करेंगे, जैसे हम लोग बात करेंगे एल्केन, ठीक है, एल्केन। फिर हम बात करेंगे एल्कीन, क्या बात करेंगे, एल्कीन। फिर हम बात करेंगे अल्काइन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अल्काइन, ठीक है। यानी इतने सारे ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे इन है, यहाँ पे आइन है और यहाँ पे वाइल है। तो आप यहाँ से चीजों को देखकर समझ सकते हैं कि कार्बन जो है 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है। कितने वैलेंसी, 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है। अगर हम यहाँ पे H लगा दें, अगर हम H लगा दें तो हम इसको बोलेंगे CH4। अगर हम बोले इसका नाम बताइए क्या होगा, तो कहिएगा सर इसका जो नाम होगा वह होगा मेथ है, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए N लगेगा। ये बातें शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हम एक एक चीज को बहुत ही अच्छा से हम पढ़ने वाले हैं, और जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज एकदम क्रिस्टल के जैसा क्लियर कर देंगे कि आखिर ये N क्यों लगा, इसको मेथ क्यों बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बोले एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर हम बोले कि C2H6, तो अगर हम बोले ये है कार्बन और इसके जो वैलेंसी हुआ, हर कार्बन के पास कितना वैलेंसी होगा, तो 4 होगा। देखिए यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी हम चेक करके दिखाते हैं, देखिए 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। अगर हम बात करें इस कार्बन की वैलेंसी, तो 1 2 3 और 1 4, यानी कुल मिलाकर इस कार्बन की 4 वैलेंसी और इस कार्बन की 4 वैलेंसी। अगर हम यहाँ पे H लगा दें
यहाँ पे अगर हम H लगा दे, यहाँ पे हम H लगा दे, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन कितने हैं, 2, यानी 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 6, यानी C2H6 है। तो अगर हम पूछें कि आप हमें बताएं इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये कार्बन 2 है इसलिए इसको हम बोलते हैं एथ, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम इसको बोलते हैं एन, तो इसका नाम हो गया एथेन। ठीक है, आप भी इस नाम को बहुत आसानी से बताइएगा, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है तो हम सोचते हैं कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी उसी पे बात कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, अल्डिहाइड, केटोन, ओइक एसिड, ये जितने भी आएंगे सारे एक एक को हम बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही अच्छा से विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री हम भी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एथेन है, तो यहाँ पे हम लोग एथेन के बारे में बात करें, यहाँ पे हम बोले मेथेन। तो क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? क्या इतनी बातों को आप समझ पाए कि C2H5 क्या, C2H6 क्या है, और यहाँ पे देखिए CH4 का नाम क्या है? आप भी आसानी से बताइएगा कि इसका नाम है एथेन, इसका नाम है मेथेन। तो ये जो नाम है यह IUPAC के द्वारा दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC एक संगठन है, यह संगठन का काम है जितने भी पृथ्वी पे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं उसका नामकरण करने का श्रेय दिया जाता है IUPAC को। यानी IUPAC जो है वह क्या करेगा, तो वह जितने भी यानी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नामकरण करने का श्रेय दिया जाता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए दोस्तों फिर हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और अब हम बात करेंगे कार्बन के ही बारे में कि जो एल्केन होता है, जिससे अगर हम थोड़ा सा और हम बात करें, एल्केन जो होता है वह जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसा बॉन्ड? तो बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड बनाता है। एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड। अगर हम बात करें एल्कीन, अगर हम बात करें कि एल्कीन कैसा बॉन्ड बनाता है, तो आप बोलेंगे कि सर एल्कीन जो है डबल बॉन्ड बनाता है। अगर हम बात करें एल्काइन, अगर हम बात करें एल्काइन कैसा बॉन्ड बनाता है, तो बोलेंगे कि सर एल्काइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है यह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध। ठीक है जी, यानी अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं एकल बंध। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं द्विबंध। क्या बोलते हैं? द्विबंध। अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं त्रिबंध। ठीक है, तो इतनी बातों को आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो होता है वह होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक बात को और ध्यान में रखें, कार्बन के पास हमेशा 4 वैलेंसी होता है। इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, इसलिए कार्बन के बाहतम कक्ष में 4 होने की वजह से यहाँ पे ये 4 बॉन्ड का ही निर्माण करता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड का ही निर्माण करेगा। ठीक है, कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 बॉन्ड बना दिए हैं। ठीक है, इतनी बातें आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अच्छा एक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें बॉन्ड की, थोड़ी सी बॉन्ड पे चर्चा कर लेते हैं, फिर जब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे तो अपने टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए एक होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये पिछले क्लास में हमें बताना चाहिए, लेकिन हम क्या किए, आयोनिक बॉन्ड, यानी इसी को हम बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। एक भी टॉपिक हम छोड़ने वाले हैं नहीं। ठीक है, आयनिक बंध। बस आप हम पे भरोसा करें और देखें कि हम उस भरोसे के काबिल हैं भी या नहीं। अगर हम उस भरोसे पे खड़े हैं तो आप आंख बंद करके हम पे भरोसा करें और पूरे क्लास को बेहतर तरीके से करें। आपको अगर समझ में नहीं आए
फिर आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमें समझ नहीं। आयोनिक बॉन्ड इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे की बात करें तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं सह संयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध बोलते हैं। क्या आप दोनों, ये दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक को अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आयनिक बंध क्या होता है और सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, यानी हम हिंदी में लिखेंगे आयनिक बंध। क्या लिखेंगे? आयनिक बंध, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आयनिक बंध क्या है। ओके, देखें अब आयन से ऐसा बंध जो आयन से जुड़ा हो। आयन दो प्रकार के होता है, एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। तो आयन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। यानी फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं धन आयन, ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं ऋण आयन। तो आयन कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। कितने? दो प्रकार के। एक आयन को हमने बोला धन आयन और दूसरे को हम बोले ऋण आयन, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक यौगिक लिए, उस यौगिक को अगर हम बोले NaCl, तो NaCl जो है यह कौन सा बॉन्ड बनाता है, इस बात को देखने के लिए हमें देखना होगा कि Na पे प्लस चार्ज लगता है और Cl पे माइनस लगता है। अब ये कैसे लगता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और जैसे परमाणु क्रमांक 11 हुआ तो इसके आत्म कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 होगी। अगर हम बात करें क्लोरीन, अगर हम बात करें क्लोरीन पे, तो क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह होगा 2, 8, 10 और 7। यानी कहने का मतलब, यानी जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और जिसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बात करें कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें इसमें 7, ठीक है, देखें तो इसके बाह्यतम कक्ष में, सोडियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। ओके दोस्तों, तो अब सोडियम के जो बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्सीजन पूरा करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। यही तो है ऑप्शन। ये अपना अगर हम बोले कि ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट इसको करना है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो 7 और 1 8 हुआ कि नहीं? जैसे 8 हुआ, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर दे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, ठीक है। इसके पास दो ऑप्शन है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी और को क्या कर दे? डोनेट कर दे। या तो दो ऑप्शन है हर तत्व के पास, यानी जो हर तत्व के पास दो ही ऑप्शन है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या तो जितना तत्व है उन तत्वों को, या तो आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो किसी से लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या तो वह तत्व अपना वैलेंसी यानी बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को किसी और को डोनेट करके अपना ऑक्टेट को क्या कर ले? कंप्लीट कर ले। तो इसके पास दो ऑप्शन था, इसके पास भी दो ऑप्शन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस बात को अब हम कैसे कहें कि आखिर ये कैसे होगा कि ये यहाँ पे त्याग कैसे करेगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम है, तो सोडियम के पास 2, 8, 10 और 1 7। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी और को देगा। जैसे किसी और को देगा तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज लगेगा। ये सोडियम के ऊपर क्या लगेगा? प्लस चार्ज लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दिया? दे दिया, ठीक है, क्योंकि देने में ही आसानी है। क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व से लेगा तो इसके पास क्या होगा ना कि इसे उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वह डोनेट नहीं कर पाएगा, इसे ही त्याग करना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन जो था, यह इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ेगा। यानी जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन देगा तो
अब देने वाला क्या होता है, प्लस में चला जाता है, इसलिए सोडियम पे प्लस साइन लग गया। अगर हम बात करें क्लोरीन पे, अगर क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7, 2, 8, 10 और 7। यह क्या करेगा क्लोरीन, यह क्लोरीन क्या करेगा कि इसके पास वाहतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने से अच्छा यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी और से मांग लेगा। जैसे यह इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लिया तो क्लोरीन के ऊपर लग जाता है माइनस साइन, तो यहाँ पे सोडियम पे प्लस साइन और क्लोरीन पे लग जाता है माइनस साइन। तो आप हमें बताएं कि यहाँ पे प्लस और माइनस का कंसेप्ट कैसे आया, और इसी को हम बोलते हैं आयन। और ये आयन को हम बोलते हैं, ये आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, और इससे जो यौगिक का निर्माण होता है उसी यौगिक को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक, और इसके बीच का जो बंध बना होता है वही बंध को कहा जाता है आयनिक बंध। तो क्या आप आयनिक बंध को अच्छी तरह से समझ पाए? अब हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आप देखेंगे कि सहसंयोजी बंध जो होता है वह सहसंयोजी बंध, यानी अगर हम बात करें सहसंयोजी बंध, ठीक है, यानी अगर हम सहसंयोजी बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखें कि अगर हम ले लिए ऑक्सीजन, अगर हम ले लिए हाइड्रोजन, अगर हम ले लिए क्लोरीन, तो ये सब क्या है, ये सब सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा। कैसे कि ऑक्सीजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6। अगर ऑक्सीजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6, तो इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इस ऑक्सीजन के वाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 6। तो अब 6 कैसे हुए, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वाहतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। यही 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यह ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इसे किसी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करके यानी सहसंयोजी बॉन्ड बना लेंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, बोले ना जी, बोले। तो समझ में आ रहा है ना, दो ये सहसंयोजी बॉन्ड कैसे बन रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हम हाइड्रोजन पे आएंगे, तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि अगर इस हाइड्रोजन के पास वाहतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के वाहतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो कम से कम इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, अगर ये ग्रहण कर ले तभी कर सकता है। लेकिन अब चीजों को ध्यान से समझे कि अगर हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो फिर बताइए इसके पास बचेगा क्या, तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो फिर इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, यह साझेदारी करेगा। ये भी हाइड्रोजन का वही हाल है, इसके पास भी वाहतम कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब यह क्या करेगा, यह भी साझेदारी करेगा, इसलिए यहाँ पे एक ये यौगिक बनाएगा और एक यहाँ पे एक ये यौगिक का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों आपस में साझेदारी करके इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे से सहसंयोजी बंध का निर्माण किए और यही है हमारा सहसंयोजी बंध, यानी इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो आज आपने देखा कि कार्बन और उसके यौगिक में हमने बात किया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, यानी वैसा यौगिक जिसमें कार्बन दिखाई दे उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटा सा एक उदाहरण लिया था कि यहाँ पे तो कार्बन दिख रहा है ना C, लेकिन ये C किससे जुड़ा हुआ है, L से, तो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो आपने कहा कि यस सर, हम अब समझ गए कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, ये सारे क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अगर हम बात करें कि हमने बात किया आयन पे, यानी आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। फिर हमने ये भी बात किया आयनिक बंध क्या होता है और सहसंयोजी बंध क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम रखेंगे यहीं तक,
फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब अगले क्लास में आएंगे तो हम और कार्बन को विस्तार से पढ़ेंगे, कार्बन के अप्रूप क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।